टॉपिक में हम देखेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी कैसे हुई है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ये प्रूव करने में बहुत सारा टाइम लग गया, एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल इसमें लगा है कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और 1976 में एक क्वेरी हुई थी, मतलब एक उसमें इच्छा हुई थी कि क्या डिटरमाइन किया जाए कि जेनेटिक इनहेरिटेंस का जो मॉलिक्यूलर लेवल पे उसको क्या किया जाए, एनालाइज किया जाए कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो थॉमस मॉर्गन हंट थे, एक साइंटिस्ट थे थॉमस मॉर्गन हंट। उन्होंने क्या किया था, क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम के बारे में डिस्कवरी की थी कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, वो सेल की न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम सेल की न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और डीएनए आप देख सकते हो, ये डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए ही किसी भी ट्रेट होता है ना, कोई भी ट्रेट, उस ट्रेट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेट को। ये डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी ट्रेट को एक्सप्रेस करने में, ठीक है। तो डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल, डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्रेस ए ट्रेट, ठीक है। डीएनए पे जीन होती है, ठीक है। डीएनए पे क्या सिचुएटेड होती है, जीन क्या होती है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जो किसी भी ट्रेट को इनहेरिट करने में यूज में होती है, ठीक है। जीन बेसिकली कुछ नहीं होती, जीन एक डीएनए की सीक्वेंस होती है जो क्या करती है, एक ट्रेट को इनहेरिट करती है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से डीएनए भी किसी ट्रेट को एक्सप्रेस करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल का जो केमिकल प्रूफ देते हैं कि जेनेटिक मटेरियल का पहला एक्सपेरिमेंट दिया था ग्रिफिथ ने दिया था। ग्रिफिथ ने पहला एक्सपेरिमेंट 1928 में दिया था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन्होंने 1928 में दिया था। और इन्होंने इस अपने एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया दिया था, जिसका पूरा नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन्होंने बैक्टीरिया लिया था जो क्या करता है, निमोनिया डिजीज कॉज करता है। किसके अंदर, माइस के अंदर। माइस में ये क्या कॉज करता है, निमोनिया डिजीज कॉज करता है, ठीक है। इसने क्या किया था, दो कॉलोनी कल्चर मीडिया इन्होंने बनाया था। एक कल्चर मीडिया जिसमें स्मूथ और शाइनी कॉलोनी थी, ठीक है। दूसरे में रफ कॉलोनी थी, ठीक है, रफ कॉलोनी थी। अब शाइनी और रफ कॉलोनी में डिफरेंस क्या है, तो जो स्मूथ शाइनी कॉलोनी उसके पास क्या है, म्यूकस कोट है एक, उसके पास क्या है, म्यूकस कोट, जो किसका बना हुआ है, पॉलीसेकेराइड का बना हुआ था, पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड का क्या बना हुआ है, उस पर शाइनी म्यूकस कोट बना हुआ है, बल्कि इट डज नॉट हैव म्यूकस कोट, इसके पास खुद का म्यूकस कोट नहीं होता। इसीलिए ये बॉडी में एंटीबॉडी द्वारा क्या हो जाता है, किल हो जाता है। लेकिन इसके पास स्मूथ शाइनी कॉलोनी के पास क्या होती है, रेसिस्टेंस ही होती है कि वो क्या कर जाए, उस एंटीबॉडी से बच जाए, ठीक है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था कि एक तो एस स्ट्रेन लिया था जो निमोनिया डिजीज कॉज करता है, ठीक है। दूसरा आर स्ट्रेन लिया था जो रफ स्ट्रेन लिया था, जो क्या नहीं करता, निमोनिया डिजीज क्या नहीं करता, कॉज नहीं करता, ठीक है। एस स्ट्रेन हीट किल्ड उसने लिया, ठीक है। हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन लिया, तो इसको हम समझेंगे कि क्या क्या इसने माइस में इंजेक्ट किया, तब इसमें क्या क्या माइस जिंदा रहा या अलाइव रहा, वो इसमें निमोनिया के थ्रू देखते हैं, ठीक है। यदि आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया जाए, आर स्ट्रेन को, तो डेफिनेटली जो आर स्ट्रेन है वह माइस को इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है, और उसमें निमोनिया कॉज कर देगा। तो माइस क्या हो जाएगा, डाई, मर जाएगा माइस। यदि इसमें आर स्ट्रेन डाल दे, स्मूथ शाइनी कॉलोनी इसमें डाल दिया जाए, ये बैक्टीरिया इसमें डाल दिया जाए, तो डेफिनेटली जो माइस है वह डेड हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं आर स्ट्रेन में, तो आर स्ट्रेन को यदि माइस में इंजेक्ट किया जाता है, तब जो माइस है वो डेड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसके पास वो आउटर सरफेस नहीं होता। आउटर सरफेस नहीं होगा तो एंटीबॉडी इस पे आके अटैक कर देगी और इसको किल कर देगी, तो माइस की डेथ नहीं होगी, माइस क्या रहेगा, अलाइव रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में उसने क्या किया कि आर स्ट्रेन है ना, उसको हीट करके किल कर दिया, ठीक है। आर स्ट्रेन को हीट करके किल कर दिया, ठीक है। तो इसमें आर स्ट्रेन को यदि माइस के साथ में, माइस में इंजेक्ट किया जाए आर स्ट्रेन को, तो माइस जो रहेगा वो अलाइव रहेगा। लेकिन यदि एस स्ट्रेन को हीट करके किल कर दिया जाए, फिर माइस में इंजेक्ट करे, तब वो माइस क्या रहेगा, अलाइव रहेगा, ठीक है। और बाद में उसने क्या किया था, इस स्ट्रेन में माइस, उसने देखा कि माइस अलाइव रहा। बाद में क्या किया उसने, हीट किल्ड को आर स्ट्रेन के साथ क्या किया,
ऐड किया, ठीक है। हीट किल्ड को आर स्ट्रेन के साथ यदि ऐड किया तो फिर देखा उसने कि माइस जो क्या कर गया, मारा गया माइस, ठीक है, माइस मारा गया उसमें। अब वो उसको ही नाम दे दिया गया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो रहा भाई। हीट किल से जो जेनेटिक मटेरियल किस में ट्रांसफर हो रहा है, आर स्ट्रेन में। हीट किल से जेनेटिक मटेरियल आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा है, तो माइस में इंजेक्ट करने पर माइस नहीं मरेगा। माइस क्या नहीं मरेगा, आर स्ट्रेन में डालने पर माइस नहीं मरेगा, ठीक है। तो आर स्ट्रेन गेट ट्रांसफॉर्म इन एस स्ट्रेन, सॉरी एस स्ट्रेन क्या कर जाएगा, आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंड आर स्ट्रेन बिकम वायरुलेंट। वायरुलेंट मतलब डिजीज कोज करने वाला, ठीक है, डिजीज कोज करने वाला, डिजीज कोज करने वाला, कोज करने वाला। वायरुलेंट मतलब क्या होता है, डिजीज कोज करने वाला। एंड नॉन वायरुलेंट मीन्स नॉन वायरुलेंट, जो डिजीज कोज नहीं करता उसे नॉन वायरुलेंट की श्रेणी में हम डाल देते हैं। तो ये आ गया हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की एक मतलब इसकी डिसफॉल्ट क्या है इसमें, कि ये नहीं बता सकता, इसने ये नहीं बताएगी कि बायोकेमिकल नेचर क्या है। बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल था ना जो इसने बताया था कि ये चीज इसमें ट्रांसफॉर्मिंग हो रही है, इसका उसने बायोकेमिकल नेचर नहीं बताया था कि वो डीएनए आरएनए ये क्या है, ठीक है। उसका बायोकेमिकल नेचर ग्रिफिथ ने नहीं बताया था। ग्रिफिथ ने क्या नहीं बताया था, उसका बायोकेमिकल नेचर नहीं बताया था कि कुछ ना कुछ जो चीज वो ट्रांसफॉर्म हो रही है वो क्या है, असल में डीएनए है, आरएनए है, क्या है वो चीज नहीं बताई थी कि वो चीज क्या है। वो आगे वाले एक्सपेरिमेंट में हम आपको बताएंगे कि वो चीज क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया गया था एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टे, 3 साइंटिस्ट थे। 1933 एंड 1944 तक ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमारा दिया था उसका बायोकेमिकल नेचर इसमें बताया गया है। बायोकेमिकल नेचर बताया गया है। जो ग्रिफिथ ने वो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें बायोकेमिकल नेचर उसने नहीं बताया था, लेकिन इन जो साइंटिस्ट थे मैक्लियोड, एवरी, मैक्लियोड वगैरह ने, इन्होंने क्या बताया था, बायोकेमिकल नेचर बताया था, और ग्रिफिथ ने नहीं बताया था। तो ग्रिफिथ का मॉडिफाइड वर्जन भी आप इसे बोल सकते हो कि ग्रिफिथ ने ही इसको, ग्रिफिथ के अलावा 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको मॉडिफाई करके ये बताया गया है कि बायोकेमिकल नेचर जो है जेनेटिक मटेरियल का वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग जो सब्सटेंस होता है उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, डीएनए आरएनए प्रोटीन को क्या किया था, आइसोलेट किया गया था, ठीक है। डीएनए आरएनए प्रोटीन को आइसोलेट करके 3 डिफरेंट अलग अलग बीकर में डाल दिया जेनेटिक में। अभी जेनेटिक मटेरियल डाला है तीनों में अलग अलग, मटेरियल सेम है, ये मटेरियल तीनों में सेम है, लेकिन इसमें जो एंजाइम यूज में लिए गए हैं वो अलग अलग है, वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो डीएनए आरएनए प्रोटीन को एक कलेक्ट करके एक तीनों 3 बीकर इनमें डाला गया, ठीक है। और बाद में क्या किया गया, डीएनए को क्या किया गया, एक साइड अलोन टेकन किया लिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या किया, डीएनएज एंजाइम होता है, ठीक है। डीएनएज एंजाइम क्या करता है, डीएनए को ब्रेक करता है, ब्रेक डीएनए। तो डीएनए को ब्रेक किया, ठीक है, डीएनए को ब्रेक किया। तो डीएनए को ब्रेक किया तब ये हमको ये मिला कि ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं हुआ, ठीक है। डीएनए से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, डीएनए को जब ब्रेक किया गया तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन आरएनए जो आरएनए को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, इन दोनों को यदि डाला गया उसमें बीकर में, तब जो क्या हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो रहा है, इजीली हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि ये डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन कोज कर रहा है, लेकिन आरएनए प्रोटीन जो है वह ट्रांसफॉर्मेशन को बिल्कुल भी कोज नहीं कर रहे, मतलब इनकी वजह से कोई प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो जो आरएनए प्रोटीन है ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जेनेटिक मटेरियल
नहीं है, जेनेटिक मटेरियल नहीं आरएनए प्रोटीन। जब हमने उसके अंदर माइस के अंदर डाला, इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड, इसको भी इंजेक्टेड किया, इन तीनों को यदि आप इंजेक्ट किया माइस में, तब हमें यह पता चला कि यदि डीएनएज एंजाइम जेनेटिक मटेरियल में एस स्टेन में डाल दिया जाए तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। आइसोलेट करके उसमें डीएनएज एंजाइम डाल दिया, डीएनए ब्रेक हो जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और आरएनएज में क्या होता है, आरएनए प्रोटीन, ये दोनों आरएनए और प्रोटीन को ब्रेक करेंगे और इनमें क्या हो रहा है, इजीली क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है। और हम इसे बोल सकते हैं कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन कुछ साइंटिस्ट भी इससे सेटिस्फाई नहीं करते थे कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए होता है, ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, इससे सेटिस्फाई नहीं करते थे बहुत सारे साइंटिस्ट। फॉर जेनेटिक मटेरियल का तीसरा पॉइंट है ये, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए। इस जो एक्सपेरिमेंट है इसमें पुख्ता प्रूव हो जाएगा, पूरा ये एकदम सिग्निफाई हो जाएगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। इस जो एक्सपेरिमेंट है इसमें 99.9% श्योर हो जाएगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, हर्षे चेज साइंटिस्ट थे, 1952 की बात है, याद रखना। 1952 में हर्षे चेज ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था। एक्सपेरिमेंट ये बहुत बार पूछा हुआ है, सबसे मेजर एक्सपेरिमेंट माना जाता है, ठीक है। 1952 में उन्होंने किया था, उन्होंने एक वायरस लिया था जो क्या करता है, बैक्टीरियोफाज वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। जैसे हमारे जो पहले एक्सपेरिमेंट में माइस में लिया था, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया लिया था जो माइस को न्यूमोनिया डिजीज कोज करता है। उसी प्रकार ये वायरस है, ये वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया को, इस इकोलाई को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो वायरस मेडअप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, और हमें ऐसा वायरस लेना है उसमें डीएनए और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट हो, हमें ऐसा वायरस लेना है, ठीक है। बाद में हमने डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, तो आप बोलेंगे फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता कि न्यूक्लियोटाइड में, वही फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और प्रोटीन में क्या होता है, सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, वो आगे देखेंगे हम। सल्फर कंटेनिंग होता है प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है और डीएनए में फॉस्फोरस पाया जाता है। तो हमने जो फॉस्फोरस और सल्फर डीएनए प्रोटीन में पाया जाता है, उन दोनों को हम रेडियो एक्टिव कर देते हैं, ठीक है, जिससे हम उनका ट्रेस कर सके, उनकी जो आगे हम जो कहां से कहां जो वो जा रहे हैं उनका हम उनका रास्ता ट्रेस कर सकते हैं। इसलिए हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सल्फर यूज में लिया है, ठीक है। और बाद में क्या किया, हमने वायरस को उस रेडियो एक्टिव सल्फर और फॉस्फोरस मीडियम में उनको ग्रो करवाया, ठीक है। वायरस को रेडियोएक्टिव सल्फर फॉस्फोरस के मीडियम में हमने ग्रो करवाया। तो जो उसका वायरस का जो डीएनए, एक तो प्रोटीन कोट और डीएनए वो क्या हो जाएगा, रेडियोएक्टिव हो जाएगा। एक बार हमने करवाया, एक बार इस साइड हमने सल्फर मीडियम में कराया, रेडियोएक्टिव सल्फर मीडियम में, और दूसरी बार हमने कराया रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में। तो इसका आइसोटोप कौन सा लेना है, फॉस्फोरस में रेडियोएक्टिव आइसोटोप रहेगा वो P32 रहेगा, सल्फर में S35 रहेगा। ये आपको रेडियोएक्टिव आइसोटोप, ये बहुत बार इसमें मिस्टेक होती है कि फॉस्फोरस को तो 35 कर देते हैं और सल्फर को 32 कर सकते हैं, ऐसी मिस्टेक हमको नहीं करनी है, ठीक है। तो वायरस रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस और डीएनए उसमें होगा, ठीक है। अब जो वायरस जो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में रहेंगे, ग्रो करेंगे, उसका डीएनए क्या हो जाएगा, रेडियोएक्टिव हो जाएगा। मतलब रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में जो वायरस ग्रो हुए हैं उनका जो डीएनए है वो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस हो जाएगा, ठीक है। उनका डीएनए रेडियोएक्टिव हो जाएगा, डीएनए रेडियोएक्टिव हो जाएगा फॉस्फोरस मीडियम में, और सल्फर मीडियम में प्रोटीन रेडियोएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सल्फर मीडियम में प्रोटीन रेडियोएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वायरस लिया था रेडियोएक्टिव मीडियम में ग्रो किया हुआ। इसका जो प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट वो रेडियोएक्टिव है, S35 रेडियोएक्टिव कोट है इसमें, ठीक है। बाद में हमने इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। सेंट्रीफ्यूगेशन हमने क्यों करवाया, क्योंकि इसके सारे पार्ट्स है ना वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। सारे पार्ट्स अलग हो जाएंगे तब इसका डीएनए है, वायरस का डीएनए इकोलाई के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। इकोलाई इस मीडियम में हमने देखा कि जो हमारा प्रोटीन था, हमारा डीएनए नॉर्मल डीएनए था और हमारा प्रोटीन कोड था वो रेडियोएक्टिव था। तो डीएनए इसके अंदर एंटर कर गया, प्रोटीन बाहर ही रह गया। ऐसा हमको एक्सपेरिमेंटली देखने को मिला है, ठीक है। और बाद में
डीएनए इसमें एंटर कर गया, तो डीएनए तो आपको पता है नॉर्मल था, इसमें कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुई, ठीक है, और प्रोटीन बाहर रह गया, ठीक है। तो इसमें हमको नमूने को देखने को मिला कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, वो इस इकोलाई को इफेक्ट नहीं कर रहा है, उसका जो डीएनए पार्ट है वही इसके अंदर इंटर करके इसका पूरा सिस्टम को डिसबैलेंस कर रहा है। प्रोटीन का इसमें कोई प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो डीएनए इसमें रेडियो एक्टिव इंड्यूस नहीं हुई। लेकिन दूसरी बात, जो वायरस फॉस्फोरस मीडियम में ग्रो हुए थे उसको इकोलाई के साथ सेंट्रीफ्यूग करा के देखने के बाद मिला कि जो डीएनए जो आया है, डीएनए इकोलाई के अंदर एंटर किया है, वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। मतलब इकोलाई के अंदर पूरी सेल है ना, इकोलाई बैक्टीरिया, उसमें रेडियो एक्टिविटी शो हो रही है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जेनेटिक डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो इकोलाई के अंदर आके रेडियो एक्टिविटी को इंड्यूस कर रहा है। मतलब इस जो इकोलाई सेल है इसको इफेक्ट कर रहा है, ये डीएनए ही है। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल, डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल, डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक मटेरियल। डीएनए रिस्पॉन्सिबल मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये ऐसा हमने प्रूव कर दिया। एक बार वापस देख लेते हैं। हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में ग्रो कराया हुआ हमने वायरस लिया, तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में यदि हमने ग्रो करवाया है तो जो उसका डीएनए है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। उसका जो प्रोटीन कोट है वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा यदि हमने फॉस्फोरस मीडियम में ग्रो करवाया। यदि हमने सल्फर मीडियम में यदि इस वायरस को ग्रो करवाया है तो उसका प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव हो जाएगा, उसका डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होगा। तो डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होगा तो जब ये डीएनए इकोलाई के अंदर एंटर करेगा तब कोई प्रकार की रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने सल्फर लिया है। यदि हमने डीएनए तो नॉर्मल लिया है, सल्फर रेडियो एक्टिव लिया है, सल्फर बाहर ही रह गया, डीएनए अंदर चला गया। ये नॉर्मल डीएनए था इसलिए इसने कोई प्रकार की रेडियो एक्टिविटी शो नहीं की, बल्कि इस केस के अंदर डीएनए अंदर घुसा है, फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इसमें आया है। ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में हमने इस वायरस को ग्रो करवाया तब इसका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया, और बाद में इसको इकोलाई के अंदर एंटर करवाया गया सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में, तब हमको रेडियो एक्टिविटी इसमें इंड्यूस हुई। तो हम ये बोल सकते हैं कि डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हेंस प्रूव्ड दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। पूरा प्रूव हो चुका है कि डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। हमने इस पे 3 एक्सपेरिमेंट किए, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और तीसरा जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ये लास्ट टाइम प्रूव हो चुका है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। तो आपको भी याद रखना है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, क्योंकि वो स्टेबल होता है एक प्रकार से। उसका भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की। जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जेनेटिक मटेरियल की बेसिकली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसके पास रेप्लिकेशन की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो एक स्ट्रैंड से एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड उसमें बन जाना चाहिए। जैसे ये 5 प्राइम 3 प्राइम है तो सामने वाला स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा इसके, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम बन जाएगा। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल के पास क्या होती है, रेप्लिकेशन की एबिलिटी होनी चाहिए, किसी एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि वो उसमें म्यूटेशन की रेट है वो स्लो होनी चाहिए। ठीक है, आरएनए में ऐसा नहीं होता, आरएनए में म्यूटेशन की रेट है वो क्या होती है, फास्ट होती है म्यूटेशन रेट, जल्दी म्यूटेशन होता है उसकी लाइफ स्पैन के अंदर। लेकिन डीएनए के अंदर क्या होता है, स्लो म्यूटेशन होता है, धीरे म्यूटेशन होता है डीएनए के अंदर। ठीक है, और स्ट्रक्चर एंड केमिकली स्टेबल। और डीएनए की एक खास बात और है, डीएनए इज स्ट्रक्चरली और केमिकली क्या होता है, वो स्टेबल होता है, तभी एक प्रकार से वो जेनेटिक मटेरियल है। यदि कोई चीज यदि सेफ रहेगी तभी तो वो इनहेरिट करेगी। ठीक है, अगर उस पे केमिकली स्टेबल है तभी तो आगे चल के इनहेरिट करेगी। मतलब जो चीज केमिकली और हर चीज में स्टेबल है केमिकली स्ट्रक्चरली, वो ही आगे चल के क्या करेगी, इनहेरिट करेगी। और उसके पास मेंडेलियन कैरेक्टर एक्सप्रेस करने का फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसके पास ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे मेंडेलियन कैरेक्टर इनहेरिट कर जाए। ठीक है, इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि डीएनए में आरएनए में डिफरेंस करके देखेंगे, पूरा बोर्ड पे डिफरेंस करके देखेंगे, और डिफरेंस को इजीली हम एक्सप्लेन करेंगे कि बेटर जेनेटिक मटेरियल जो है वो कौन सा है। तो पिछले जो
एक्सपेरिमेंट हमने ये तो प्रूव कर दिया है कि डीएनए में से और प्रोटीन में से जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, डीएनए होता है। वो दो साइंटिस्ट 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, एक तो किया था आपने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट और दूसरा बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, मतलब उसको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का ही एडवांस वर्जन बोला जाता है। और तीसरा हर्शे-चेज ने 99.99 मतलब 100% ही आप मान लीजिए कि ये एश्योर कर दिया था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि सब में ही जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, कुछ वायरस भी ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। आरएनए जैसे कुछ टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, ठीक है, टोबैको प्लांट को वो इन्फेक्ट करता है। और क्यूबी बैक्टीरियोफाज, ठीक है, ये भी कोई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। और आरएनए, ऐसी बात नहीं है कि आरएनए का कोई फंक्शन नहीं होता, आरएनए के भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सॉरी मैसेंजर और अडेप्टर। एक प्रकार से मैसेज ये लेके जाता है, ठीक है, डीएनए का मैसेज लेके जाता है ये। और प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए का बहुत रोल होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, उसके डिफरेंस करेंगे ना जब हम डीएनए का और आरएनए का, तब हम उसका सारा उसमें डिफरेंस कर देंगे कि कौन सा बेटर जेनेटिक मटेरियल, उन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल भी है ना, ठीक है। और ऐसे मैंने क्राइटेरिया बता दिए कि फॉलोइंग क्राइटेरिया रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी जो मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल होने का। कौन कौन से क्राइटेरिया मैंने बता दिए, रेप्लिकेशन, म्यूटेशन और केमिकली स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और मेंडेलियन कैरेक्टर, ठीक है। आरएनए परफॉर्म मैंने ये बता दिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बेसिकली डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए में हम डिफरेंस देखेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है। तो इन दोनों के बीच में मेजर और माइनर डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है, इसका क्या रोल है और इसका क्या रोल है, ठीक है। दोनों के फंक्शंस हम देखेंगे कि जो डीएनए होता है ना, वह अपने सेल की डिफरेंट स्टेजेस पे अपनी फिजियोलॉजी, अपने डिफरेंट स्टेज, सेल की मतलब डिफरेंट स्टेजेस होती है ना, उसमें अपनी फिजियोलॉजी वगैरह को चेंज नहीं करता है। ये मतलब ये स्ट्रक्चरली क्या है, स्टेबल होता है, और केमिकली दोनों तरफ से क्या होता है, डीएनए स्टेबल होता है, ठीक है। और बात करते हैं आरएनए की, आरएनए स्ट्रक्चरली और केमिकली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। और एबिलिटी ऑफ डुप्लीकेट, डीएनए के आरएनए के पास एक सिमिलर, दोनों के में मतलब आपस में ये एक चीज है जो सेम है कि उनके पास ये दोनों डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। आरएनए और डीएनए दोनों डुप्लीकेट कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन है ना, प्रोटीन आप याद रखना, प्रोटीन डुप्लीकेट नहीं कर सकता, मतलब रेप्लिकेशन नहीं हो सकता प्रोटीन का, आपस में अपनी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना सकते। प्रोटीन के पास ऐसी टेंडेंसी नहीं है, बल्कि आरएनए डीएनए के पास ऐसी टेंडेंसी है, ठीक है। और डीएनए के सेकेंड न्यूक्लियोटाइड चेन के सेकेंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन उसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। इसलिए ये डीएनए के सेकेंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप एब्सेंट होता है, इसलिए वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है। लेकिन आरएनए के सेकेंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये तो लेस रिएक्टिव है डीएनए, लेकिन आरएनए मोर रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये इजीली डिग्रेडेबल कर सकता है, ये एक एंजाइम की तरह एक्ट कर सकता है, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। और डीएनए में थाइमिन ग्रुप होता है ना, वो प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें आरएनए में, तो आरएनए में यूरेसिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और स्टोरेज, अगर बात करें हम इन दोनों की स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्योंकि डीएनए ना डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता, उसको आरएनए से हेल्प लेनी पड़ेगी। डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता, उससे आरएनए की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मतलब डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के स्टोरेज के लिए बेस्ट है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल बढ़िया स्टोर करता है, उसको हाई एफिशिएंसी के साथ स्टोर करता है, क्योंकि हमने देखा कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में देखा था कि ग्रिफिथ ने उसको हीट किया तब उसने ट्रांसफॉर्म करने को टेंडेंसी को नहीं छोड़ा। ये आपको ध्यान रखना है कि जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो स्टोरेज के मामले में बहुत आगे है। लेकिन बात करें आरएनए में, तो आरएनए में स्टोरेज करने का नहीं है, स्टोर वो नहीं, लंबे टाइम तक स्टोरेज नहीं कर सकता, होता है और कुछ वायरसेस में होता है, लेकिन सिंपल केस में बात करें तो स्टोरेज वो नहीं कर सकता लंबे टाइम, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए वो स्टोरेज नहीं कर सकता। लेकिन जो आरएनए है वो ट्रांसमिशन कर सकता है जेनेटिक मटेरियल का, मतलब आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। यही मेजर डिफरेंस थे डीएनए के और आरएनए के बीच में, ठीक है।